हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 सेकंड बुक, जिसका हम पाठ पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाले पाठ में हम 6 पतनों के बारे में चर्चा कर चुके थे और 6 पतन हमारे बचे हुए थे, उनका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। तो भारत के मानचित्र में हम जानते हैं प्रकार से 6 पतनों के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं उनमें एक कांडला पतन था, उसके बाद मुंबई पतन था, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पतन, मारमागाव पतन, न्यू मंगलोर पतन और कोच्चि पतन, जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी हम डिस्कशन कर लेते हैं। पुनः कांडला पतन, तो कांडला पतन गुजरात में स्थित है, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है और इस पतन का निर्माण, कांडला पतन का निर्माण मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। इसके बाद हमने मुंबई पतन की बात की, तो मुंबई पतन जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा पतन है। मुंबई एक प्राकृतिक पतन है। मुंबई पतन की लंबाई 20 किलोमीटर और मुंबई पतन से भारत के अधिकांश विदेश व्यापार का संचालन किया जाता है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पतन की बात की हमने। जवाहरलाल नेहरू पतन नहावा सेवा के मुहाने पर महाराष्ट्र में स्थित है और जवाहरलाल नेहरू पतन का निर्माण भी मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था और जवाहरलाल नेहरू पतन एक अनुषंगी पतन था। इसके बाद में हमने जवाहरलाल नेहरू पतन के बारे में बात की कि यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पतन है। तो ये बातें आपको जवाहरलाल नेहरू पतन की याद रखनी है। उसके बाद में मारमागाव पतन की बात करें तो मारमागाव पतन गोवा में स्थित है और जुआरी नदमुख के मुहाने पर स्थित है। मारमागाव पतन भी एक प्राकृतिक पतन है। उसके बाद में न्यू मंगलोर पतन, न्यू मंगलोर पतन के बारे में हमने चर्चा की थी कि न्यू मंगलोर पतन है वो कर्नाटक में स्थित है। इतनी बात न्यू मंगलोर की आपको याद रखनी थी। उसके बाद में कोच्चि पतन, तो कोच्चि पतन है वो केरल के अंदर वेवानद कायाल के मुहाने पर स्थित है। कोच्चि है वो भी एक प्राकृतिक पतन है और कोच्चि पतन को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बातें हम पीछे के वीडियो में कर चुके थे। आज हम बात करेंगे तुतीकोरिन पतन है। यहाँ पर है तुतीकोरिन पतन, तुतीकोरिन पतन। इस पतन की बात करेंगे तुतीकोरिन, तुतीकोरिन पतन, तुतीकोरिन पतन। तो सबसे पहले बात करते हैं तुतीकोरिन पतन है कहाँ। तो यह है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और तुतीकोरिन पतन जो है इसका निर्माण चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। तो चेन्नई पतन के दबाव को, चेन्नई पतन के दबाव को कम करने हेतु, कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। तुतीकोरिन पतन का निर्माण चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे जो पतन आएगा उस पतन का नाम है चेन्नई पतन। क्या नाम है? चेन्नई पतन। चेन्नई पतन की क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए चेन्नई पतन, कौन सा पतन? चेन्नई पतन। चेन्नई पतन के बारे में आप क्या बात ध्यान रखनी है? चेन्नई पतन जो है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। चेन्नई पतन तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई पतन का निर्माण कई बार पूछा गया कि चेन्नई पतन का निर्माण कब किया गया था। तो चेन्नई पतन का निर्माण 1859 ईस्वी में किया गया था। चेन्नई पतन का निर्माण 1859 ईस्वी में किया गया था। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि चेन्नई पतन विशाल पोतों के अनुकूल क्यों नहीं है, यानी बड़े जहाज चेन्नई पतन पर क्यों नहीं आ पाते हैं। इसके बारे में बात करें तो चेन्नई पतन, चेन्नई पतन तट के निकट उथले जल के कारण, उथले जल के कारण विशाल पोतों के अनुकूल नहीं है। विशाल पोतों
के अनुकूल नहीं है, विशाल पोतों के अनुकूल नहीं है। ये उथला जल क्या होता है? उथला जल किसके निकट? तट के निकट, यानी चेन्नई पतन का जो तट है उसके निकट जल है, उसकी गहराई कहीं ज्यादा है और कहीं कम है। तो बड़े जहाज जब इसके निकट आते हैं तो वो कई बार रेत में धंस कर रह जाते हैं। इस वजह से यह पतन विशाल पोतों के अनुकूल नहीं है। विशाल पोत यानी बड़े जहाज, इनके अनुकूल नहीं है। क्यों? उथले जल के कारण। इसके बाद में अगला पतन जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस पतन का नाम है विशाखापट्टनम पतन। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कौन सा पतन है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पतन में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं? तो विशाखापट्टनम पतन, पहला प्रश्न बनता है कि विशाखापट्टनम पतन कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम पतन आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम पतन आंध्र प्रदेश में स्थित है। और एक प्रश्न बनता है कि भारत का भू आबद्ध पतन कौन सा है? भू आबद्ध पतन कौन सा है? तो विशाखापट्टनम पतन एक भू आबद्ध पतन है। कैसा पतन है? भू आबद्ध पतन है। भू आबद्ध पतन है, किसी भी शब्द को रटना नहीं है। अब यह भू आबद्ध क्या होता है? क्या होता है भू आबद्ध पतन? तो देखिए, जब पतन चारों ओर से, जब पतन चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ हो, बीच में जलाशय बनाकर पतन बनाया गया हो, तो उसको कहा जाता है भू आबद्ध पतन। विशाखापट्टनम पतन जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर भू आबद्ध पतन है, यानी चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है और किसी नहर के द्वारा इसको जोड़ा गया है समुद्र से। तो चारों ओर से भूमि से घिरा होने के कारण इसे भू आबद्ध पतन कहा जाता है। तो भू आबद्ध पतन कौन सा है? विशाखापट्टनम पतन भू आबद्ध पतन है। इसके बाद में विशाखापट्टनम के बाद में हम बात करें तो उड़ीसा के अंदर एक पतन आता है जिसका नाम है पारादीप। क्या नाम है? पारादीप पतन। पारादीप पतन। तो यह पारादीप पतन। पारादीप पतन कहाँ है? तो पारादीप पतन उड़ीसा में है। पारादीप पतन का यह भी आपको ध्यान रखना है कि पारादीप पतन की कहाँ स्थित है? तो महानदी डेल्टा पर। कहाँ है? महानदी डेल्टा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? महानदी डेल्टा पर स्थित है। पारादीप पतन, पारादीप पतन का आपको ध्यान में रखना है। इस पतन का पोताश्रय भारत में सबसे गहरा है। तो हम क्या ध्यान रखेंगे? इस पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है। इस पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है। यह प्रश्न कई बार पेपर में आ चुका है कि भारत के किस पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है, या सीधा पूछ लिया जाता है निम्न में से सबसे गहरा पोताश्रय वाला पतन है। तो वो कौन सा है? पारादीप पतन है जिसका पोताश्रय सबसे गहरा है। पारादीप पतन के बाद में जब हम आगे बात करें तो यहाँ पर आता है कोलकाता पतन। कौन सा पतन? कोलकाता पतन। कौन सा पतन है? कोलकाता पतन है। तो कोलकाता पतन कहाँ स्थित है? सबसे पहली बात, कोलकाता पतन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता पतन जो है हमें पता है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता पतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता पतन के बारे में आपको ध्यान रखना है। कोलकाता पतन का निर्माण भी अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था। अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित। एक और पतन जिसकी हमने कल चर्चा की थी, कौन सा पतन था? वो पतन था मुंबई पतन, जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था। कोलकाता पतन में से कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता पतन जो है वो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर स्थित है।
भारत का एकमात्र ऐसा पतन है जो हमारे स्थूल रुद्ध पड़ोसी देशों को सेवाएं प्रदान करता है, यानी ऐसे देश जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती है उन देशों को कोलकाता पतन अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पड़ोसी स्थल रुद्ध देशों को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला पतन कौन सा है। तो ये ध्यान में रखना है, यह स्थल रुद्ध देशों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, सेवाएं प्रदान करता है। कई बार प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है कि कोलकाता पतन ने अपनी सार्थकता क्यों खो दी है। तो कोलकाता पतन जो है इसे हुगली नदी के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। कोलकाता पतन को, जैसे मान लो ये समुद्र का किनारा है, कोलकाता पतन मान लो यहाँ स्थित है, इसको समुद्र से जोड़ने के लिए जो नदी है वो कौन सी है, वो नदी है हुगली नदी। और हुगली नदी अपने साथ पानी के बहाव के साथ रेत लेकर आती है और रेत का जमाव होने के कारण रास्ता है वो रुक जाता है। तो हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद की समस्या के कारण कोलकाता पतन है वो अपनी सार्थकता खो चुका है। एक तो ये कारण है। दूसरा क्या कारण है, हुगली नदी जब गाद लेकर आती है तो रास्ता रुक जाता है। रास्ता रुकने के कारण जो माल आता है उनको दूसरे पतनों पर ले जाना पड़ता है, तो माल का क्या हो जाता है, दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसको बोला जाता है दिक् परिवर्तन। तो हम लिखेंगे निर्यात के दिक् परिवर्तन के कारण है, निर्यात के दिक् परिवर्तन के कारण तथा हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद की समस्या के कारण कोलकाता पतन ने अपनी सार्थकता खो दी है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस पतन को ब्रिटिश भारत की प्रारंभिक राजधानी होने के लाभ प्राप्त है। तो हम जानते हैं कि 1911 से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी है वो कोलकाता हुआ करती थी। तो वो पतन कोलकाता पतन ही है जिसे ब्रिटिश भारत की प्रारंभिक राजधानी होने के लाभ प्राप्त है। इसके बाद में एक ही पतन बचता है हमारा, कौन सा पतन, कोलकाता पतन से आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर एक पतन आता है जिसका नाम है हल्दिया। क्या नाम है, हल्दिया पतन। तो हल्दिया पतन के बारे में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि हल्दिया पतन कहाँ स्थित है। तो हल्दिया पतन भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। इसके बाद हल्दिया पतन के बारे में एक जानकारी आपको यह ध्यान रखनी है कि हल्दिया पतन का निर्माण कोलकाता पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। किस पतन के दबाव को, कोलकाता पतन के दबाव, कोलकाता पतन के दबाव को कम करने हेतु हल्दिया पतन का विकास किया गया था। तो ये हमारी यहाँ तक पतनों के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाती है। अब दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तुतिकोरिन पतन कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। निर्माण क्यों किया गया, चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया। उसके बाद में आता है चेन्नई पतन। चेन्नई पतन कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। निर्माण कब किया गया, 1859 में। चेन्नई पतन तट के निकट उथले जल के कारण विशाल पोतों के अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है, उथले जल के कारण। कहाँ, तट के निकट, यानी जहाज जब तट के निकट आते हैं तो पानी का स्तर कभी ऊंचा और कभी नीचा होता है।
तो उसकी वजह से बड़े जहाज है वो फंस जाते हैं, इस वजह से विशाल पोतों के अनुकूल ये है नहीं। उसके बाद हम बात करें विशाखापट्टनम पतन कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। और क्या पतन, ये एक भू आबद्ध पतन है। कौन सा, विशाखापट्टनम पतन। भू आबद्ध आपको बताया था, चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ, बीच में पतन बना हुआ। पारादीप पतन, पारादीप पतन कहाँ है, उड़ीसा में। किस नदी पर, महानदी के डेल्टाई भागों पर। डेल्टाई भाग कौन से होते हैं, जो गाद एक बार आकर रुक जाती है उसको डेल्टा बोला जाता है। इस पतन का पोताश्रय वो सबसे गहरा है। कौन से पतन का, पारादीप पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अंग्रेजों द्वारा निर्माण किया गया था, हुगली नदी पर स्थित है। स्थलरुद्ध देशों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। भारत का एकमात्र ऐसा पतन जो स्थलरुद्ध देशों को सेवाएं प्रदान करता है। स्थलरुद्ध देश कौन से होते हैं, जिन देशों की सीमा समुद्र से नहीं लगती है वो स्थलरुद्ध देश कहलाते हैं। निर्यात के दिक परिवर्तन के कारण, यानी निर्यात की दिशा है वो बदल गई है। माल जो निर्यात के लिए कोलकाता पतन पर आता था, अब वो माल है वो हल्दिया, विशाखापट्टनम और पारादीप जैसे पतनों की ओर जाने लग गया है। दिशा परिवर्तित हो गई है, इसी को कहा जाता है दिक परिवर्तन। इसके कारण और हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद की समस्या के कारण कोलकाता पतन ने अपनी सार्थकता खो दी है। चलिए अब आगे बात करते हैं पतन का पृष्ठ प्रदेश। पृष्ठ प्रदेश, पृष्ठ प्रदेश। पतन के पृष्ठ प्रदेश से आप क्या समझते हैं, प्रश्न यही आता है कि पतन के पृष्ठ प्रदेश से आप क्या समझते हैं। तो पतन का पृष्ठ क्या प्रदेश क्या होता है, पतन के प्रभाव क्षेत्र को, पतन के प्रभाव क्षेत्र को ही पतन के प्रभाव क्षेत्र को ही पतन का पृष्ठ प्रदेश कहते हैं, पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। पतन का प्रभाव क्षेत्र कौन सा, तो देखिए यहाँ समझते हैं। जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पर कांडला पतन है। कौन सा पतन है, कांडला। यहाँ पर कौन सा पतन है, यहाँ है मुंबई पतन। जैसे मान लेते हैं कि मुंबई पतन यहाँ तक अपना माल वितरित करता है, यानी आयात जो हमने दूसरे देश से माल खरीदा है वो भारत देश के अंदर भेजा भी जाएगा। मान लेते हैं मुंबई पतन है वो इतनी दूर तक अपना माल भेजता है, तो ये मुंबई पतन का प्रभाव क्षेत्र है और इसी को कहा जाता है पृष्ठ प्रदेश। इसी को क्या कहा जाता है, पृष्ठ प्रदेश। मान लेते हैं कांडला पतन जो है वो अपना माल यहाँ तक भेजता है, तो ये कांडला पतन का प्रभाव क्षेत्र है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पतन आता है, तो मान लेते हैं जवाहरलाल नेहरू पतन यहाँ तक अपना माल वितरित करता है, तो ये जवाहरलाल नेहरू पतन का प्रभाव क्षेत्र है। यानी कहने का मतलब यह है, दूसरी परिभाषा हम लिखना चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात है जहां तक का माल है, जहां तक का माल है पतन पर है, पतन पर है निर्यात के लिए, निर्यात के लिए आता है तथा आयातित माल है, आयातित माल है जहां तक वितरित किया जाता है, जहां तक वितरित किया जाता है या जाता है उसे पतन का पृष्ठ प्रदेश कहते हैं, पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। यानी निर्यात के लिए जहां तक का माल आ रहा है और आयात किया गया माल जहां तक भेजा जा रहा है वो पतन का पृष्ठ प्रदेश होता है। क्या होता है, पतन का पृष्ठ प्रदेश, यानी पतन का प्रभाव क्षेत्र। पतन का प्रभाव कहां तक है वो पतन का क्या है, पृष्ठ प्रदेश है। तो पतन के प्रभाव क्षेत्र को ही पतन का पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है। अब एक प्रश्न आता है कि पतनों के पृष्ठ प्रदेश का, पृष्ठ प्रदेश का चिन्हांकन करना, चिन्हांकन
करना मुश्किल क्यों होता है? मुश्किल क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? पतनों के पृष्ठ प्रदेश का चिन्हांकन करना मुश्किल क्यों होता है? यानी हम किसी पतन की प्रभाव क्षेत्र की सीमा का निर्धारण क्यों नहीं कर सकते? यानी हम ये क्यों नहीं कर सकते कि कांडला पतन यहाँ तक ही अपना माल वितरित करता है या यहाँ तक ही अपना माल है वो निर्यात के लिए लेता है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ देखा है तो मुंबई पतन का प्रभाव क्षेत्र यहाँ तक है, कांडला पतन का प्रभाव क्षेत्र यहाँ तक है। ये जो बीच में हिस्सा आ रहा है यहाँ पर मुंबई भी अपना माल वितरित करता है और यहाँ का माल मुंबई पतन पर भी आता है और यहाँ का माल कांडला पतन पर भी जाता है और कांडला पतन आयातित माल यहाँ तक वितरित भी करता है। तो यह क्षेत्र तो दोनों पतनों के अंदर आ गया, तो इसे कहा जाता है अति व्यापन। क्या कहा जाता है? अति व्यापन। यानी पतनों के पृष्ठ प्रदेश का चिन्हांकन करना मुश्किल होता है क्योंकि एक पतन का पृष्ठ प्रदेश दूसरे पतन के पृष्ठ प्रदेश का अति व्यापन कर लेता है। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? देखो इसका उत्तर लिखेंगे पतनों के पृष्ठ प्रदेश का चिन्हांकन करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि एक पतन का पृष्ठ प्रदेश दूसरे पतन के पृष्ठ प्रदेश का दूसरे पतन के पृष्ठ प्रदेश का अति व्यापन कर लेता है। एक पतन का पृष्ठ प्रदेश दूसरे पतन के पृष्ठ प्रदेश का अति व्यापन कर लेता है। इस वजह से पतनों के पृष्ठ प्रदेश का चिन्हांकन करना मुश्किल होता है। चिन्हांकन की जगह आप सीमा निर्धारण भी लिख सकते हो, यानी एक पतन के पृष्ठ प्रदेश की सीमा का निर्धारण क्यों नहीं किया जा सकता या पतनों के पृष्ठ प्रदेशों की सीमा का निर्धारण क्यों नहीं किया जा सकता। तो इसका यह कारण होता है कि एक पतन का पृष्ठ प्रदेश दूसरे पतन के पृष्ठ प्रदेश का क्या करता है? अति व्यापन कर लेता है। इस वजह से पतनों के पृष्ठ प्रदेश का चिन्हांकन करना मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं भारत में हवाई अड्डों की। हवाई अड्डे, तो भारत में कितने हवाई अड्डे हैं? तो 2016-17 के अनुसार भारत में 2016-17 के अनुसार भारत में 25 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। हवाई अड्डों में से इतना ही प्रश्न आता है कि भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? तो 2016-17 के अनुसार आपकी बुक में 25 हवाई अड्डे दे रखे हैं। कौन से? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। एक प्रश्न हवाई अड्डों में से यह पूछा जाता है कि कहां से ज्यादा मार्ग है वो अभिसरित होते हैं, यानी ज्यादा मार्ग है वो फैलते हैं। तो 4 शहरों के नाम आपको याद रखने हैं: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से सर्वाधिक वायु मार्ग अभिसरित होते हैं। ये इतनी बातें आपको हवाई अड्डों के ध्यान में रखनी। अब आपका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बचा है इस पाठ का भारत के व्यापार की दिशा। भारत के व्यापार की दिशा
तो भारत के व्यापार की दिशा कैसी है? तो भारत के व्यापार की दिशा के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत के व्यापारिक संबंध, भारत के व्यापारिक संबंध जो है वो विश्व के अधिकांश देशों के साथ है। विश्व के अधिकांश देशों से है। ठीक है। और भारत के व्यापार की दिशा की बात करें तो भारत आयात ज्यादा करता है, भारत आयात अधिक तथा निर्यात कम करता है, इस कारण भारत का व्यापार संतुलन ऋणात्मक है। कैसा है? ऋणात्मक है। भारत का व्यापार संतुलन ऋणात्मक है। अब कहीं ऋणात्मक कैसे हैं? तो देखिए, जैसे मान लो आपकी दुकान है, आप माल लेकर आते हैं लेकिन बेचते नहीं है, नहीं है, तो बताइए आपको घाटा होगा या फायदा होगा? घाटा होगा। इसी प्रकार भारत में है, आयात क्या कर रहा है? ज्यादा कर रहा है, निर्यात कम कर रहा है, यानी बेच कम रहा है, खरीद ज्यादा रहा है, क्या हो रहा है? घाटा। तो व्यापार संतुलन कैसा है? ऋणात्मक है। अब भारत ने विश्व व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी शुरू की है, तो प्रश्न आता है कि भारत ने विश्व व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या उपाय अपनाए हैं? तो देखो क्या क्या उपाय अपनाए। तो पहला उपाय देखिए, आयात उदारीकरण का मतलब होता है नियमों में ढील देना, यानी भारत है वो नियमों में ढील देनी शुरू कर दी है। दूसरा है डी लाइसेंसिंग का मतलब है कि लाइसेंस व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया है, यानी कुछ वस्तुएं ऐसी है जहां पर लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा प्रक्रिया के द्वारा एक स्वयं में बदलाव किया। प्रक्रिया के द्वारा एक स्वयं में बदलाव। अब आप बात करेंगे कि प्रक्रिया के द्वारा एक स्वयं में बदलाव ये क्या होता है? तो देखिए, सीधा और साधारण भाषा में समझिए। पहले कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिनका निर्माण कुछ ही उद्योग कर सकते थे, अब उन वस्तुओं का निर्माण दूसरे उद्योग भी कर सकते हैं। यही है प्रक्रिया के द्वारा एक स्वयं में बदलाव। समझ में आई बात? अब एक प्रश्न आता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के कारण। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के कारण, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि क्यों हो रही है? तो इसका एक कारण, पहला कारण है विनिर्माण के क्षेत्र में वृद्धि, या हम कह सकते हैं विनिर्माण में वृद्धि। विनिर्माण में वृद्धि कैसे? तो विनिर्माण में वृद्धि कैसे हुई? विनिर्माण में वृद्धि का मतलब क्या है कि जो उद्योग है उनमें माल ज्यादा बनने लगे तो दूसरे देशों में बेचा जाता है, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि का कारण है। दूसरा क्या है? बाजारों में विविधता। यानी बाजार जो है उनमें अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं। किसी देश में किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट मिलता है, किसी देश में किसी प्रकार का प्रोडक्ट मिलता है। इस प्रकार से बाजारों में जो विविधता आई है, इस वजह से
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। तीसरा जो कारण है, इसका तीसरा कारण है सरकार की उदार नीतियां। सरकार की उदार नीतियां, यानी सरकार जो है वो क्या कर रही है, नियमों में ढील दे रही है। नियमों में ढील देने के कारण लोग व्यापार ज्यादा करते हैं, इस वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और विश्वास कीजिएगा, आप यहाँ से अगर पढ़ते हैं तो आप 90+ भूगोल में आराम से कर जाएंगे। पिछले साल के पेपर के अंदर मेरे बताए हुए क्वेश्चनों में से 90% क्वेश्चन है वो मेरे बताए हुए क्वेश्चनों में से पढ़े थे, और मैं इस चैनल पर 5 से 6 परिबोर्ड आपको अवेलेबल करवाऊंगा। उन परिबोर्ड का अगर आप अच्छे से अध्ययन करके जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।